नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि मस्जिद, वक्फ एंड बुलडोजर, मुसलमानों को क्या फिर डर बेचा जाने लगा? बर्क ओवैसी का क्या एक कॉमन एजेंडा है कि मुसलमान टारगेट पर ही ये मैसेज कम्युनिकेट किया जाए मंचों से भाषण देकर? असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान की बैंड बजाने के बाद धीरे धीरे अपने पुराने अंदाज में वापस लौटने लगे हैं। अंदाज है वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को उकसाने का, मोदी के खिलाफ डराने का। वो मिस्टर मोदी बोलकर मंच से वक्फ के सहारे सरकार को घेर रहे, फिर से मस्जिदें, दरगाह छीनने की साजिश की बात कर रहे, साथ ही 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले प्रावधान पर हमला भी बोल रहे। दरअसल ओवैसी पहुंचे हुए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यक्रम में, वहीं से उन्होंने ये सारे बयान दिए। क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे। उधर संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद थी, उस मस्जिद पर बुलडोजर चला। रजाए मुस्तफा, उस मस्जिद पर बुलडोजर चला तो ओपन लेटर लिख दिया सपा के सांसद बर्क ने। बनारस में बुलडोजर दिखा तो मौलाना कागज निकाल कर लेकर चले आए। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे हैं कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। कोई माइका लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। दुनिया भर में पाकिस्तान की बैंड बजाने के बाद ओवैसी अब होमलैंड पर है। होमलैंड पर आते ही ओवैसी की सियासत भी 360 डिग्री टर्न हो गई है। ओवैसी की जुबान से एक बार फिर भड़काऊ बोल निकलने लगे हैं। मुद्दा वही वक्फ का है। ओवैसी आरोप लगा रहे कि कानून की आड़ में मोदी सरकार मुस्लिमों से उनकी मस्जिदें छीनना चाहती है। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे हैं कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। कोई माइका लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। हम कर्नाटक और रायचूर के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो कैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन सकेगा, बताओ आप। और ये 5 साल का मुसलमान, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का मुसलमान का क्या कानून? बाबा आदम से लेके अब तक एक ही दीन रहा, वो इस्लाम रहा, और सुबह क़यामत तक दीन वही रहेगा। ये 5 साल का कौन क्राइटेरिया तय करेंगे? अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी दे सकता है, उसमें 5 साल का नहीं, हमको 5 साल का लुजूम कैसे लगाया गया, बताओ। ओवैसी कर्नाटक के रायचूर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे। ओवैसी ने नए वक्फ कानून में 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले प्रावधान पर भी मोदी सरकार को कोसा। ओवैसी ने उकसाऊ बोले तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। शहजाद पूनावाला ने वक्फ के नाम पर देश में दंगे वाली साजिश का शक जता दिया। वक्फ के नाम पर फिर से एक बार भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। भड़काओ भाईजान फिर से वक्फ के नाम पर भड़काना चाहते हैं, क्योंकि वक्फ बहाना है, देश में मुस्लिमों को भड़काना है, दंगे लगाना है। इनके लिए शरिया ऊपर है, संविधान ऊपर नहीं है। इनके लिए उम्मा ऊपर है, उम्मीद ऊपर नहीं है। इनके लिए दंगा जरूरी है, डेमोक्रेसी नहीं। ये को दर्शाता है। मुसलमानों को भड़काने का खेल एक बार फिर से शुरू हुआ तो अखिलेश के सांसद बर्क कैसे पीछे रहते। संभल के चंदौसी में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद रजाए मुस्तफा पर बुलडोजर चला तो जियाउर रहमान बर्क को मौका मिला। बर्क ने इसे मुसलमानों के हुकूक और आस्था पर चोट बता दिया। अपने फेसबुक पोस्ट में जियाउर रहमान बर्क ने लिखा, मैं पहले से कहता आया हूँ कि बुलडोजर का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं, एक खास वर्ग को डराने और कुचलने की साजिश के लिए किया जाता है। ये सिलसिला मुसलमानों की मस्जिदों, दुकानों और घरों तक पहुंच चुका है।
वर्ग के सहारे सपा ने मुस्लिम कार्ड चला तो भड़काऊ गैंग पर बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने हमला बोला। संगीत सोम ने दो टूक कह दिया कि भड़काने का ये खेल अखिलेश की सरपरस्ती में हो रहा। अखिलेश पर हमला बोलते हुए संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंतिम मुगल शासक और अब उत्तर प्रदेश में मुगल शासन कभी नहीं आएगा। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार नहीं है जो आतंकियों को छोड़ा करती थी। वो सरकार नहीं है जो तुष्टीकरण की राजनीति किया करती थी। मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं कि आप उत्तर प्रदेश में मुगल शासन के आखिरी शासक थे और अब उत्तर प्रदेश में कभी मुगलों का शासन नहीं आना। अगर मुगलों का शासन नहीं आना तो आप शासक कैसे बन सकते हैं? भड़काने के इस खेल में सिर्फ नेता ही नहीं मौलाना भी शामिल हैं। वाराणसी की दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण की जद में 189 दुकानें और 6 मस्जिदें आ गई तो मौलाना इस पर भी भड़के हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन सड़क चौड़ीकरण के विरोध की जिद पर अड़े हैं। जिद की सड़क में वो उकसाने के लिए वर्शिप एक्ट का सहारा ले रहे और मोदी योगी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं। जब तक ये सरकार है तब तक लड़ाई बढ़ती ही जाएगी क्योंकि सरकार मुस्लिमों के दुश्मन है और खास तौर से क्योंकि जब तमाम रास्ते खुले हुए हैं, खाली दाल मंडी की गली लेकर के चलने का क्या मतलब है? अधिग्रहण की इस बात हो रही है। क्या मस्जिद अधिग्रहण हो सकती है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए अधिग्रहण हो सकता है? 2025 के वक्त एक्ट जो वक्फ बाय यूजर कहता है, क्या उसके तहत अधिग्रहण हो सकता है? अधिग्रहण नहीं हो सकता, न कोई आपसी सहमति बन सकती है। इसमें आपसी सहमति से बहुत सारी मंदिरों को जो सड़क के बीचों बीच थी उनको हटाया गया, इसी बनारस में हटाया गया। आपसी सहमति कर सकते, कर देगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद आपसी सहमति नहीं करने जा रही है, हरगिज नहीं करेगी। इसी काशी में सड़क के बीचों बीच मौजूद मंदिर भी हटाए गए तो फिर मस्जिद को हटाने की बात पर वर्शिप एक्ट की दलील क्या सिर्फ भड़काने के लिए? सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनी मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों के हक और हुकूक को कुचलने की साजिश क्यों कहा जा रहा? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली क्या सियासत नहीं हो रही? सवाल ये भी कि जब नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है तो फिर सड़क पर उकसाऊ बयानों की बाढ़ क्यों? तो सवाल है कि क्या विपक्ष के पास मोदी योगी को हराने का एक ही फॉर्मूला बचा है? मजहब और आस्था को खतरे में बताकर मुसलमानों को गुमराह करो और भड़काओ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी जुड़ेंगी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शादाब चौहान है MIM पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादाब, शुरू आपसे करता हूं। बीच में गैप था लेकिन फिर से वही पुराना अंदाज, और अंदाज है कि डराओ और मुस्लिमों में डर बेचो। देखिए पांडे जी, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो पॉइंट्स रखे हैं, एक तो वक्फ बाय यूजर को लेकर के जो वक्फ तरमीमी कानून में बदलाव किया गया, दूसरा जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सर्टिफिकेट कौन देगा उसको लेकर के, जो रिफॉर्म के नाम पर जो अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र है, जो वक्फ की जमीनों पर डकैती डालने का षड्यंत्र, उसको एक्सपोज किया और संवैधानिक रूप से उसमें एक पब्लिक मीटिंग थी, उसको एड्रेस किया है। पब्लिक मीटिंग एड्रेस करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसको भड़काना कैसे कह सकते? दूसरी बात यह है, नहीं मैं बता रहा हूं शादाब भाई, मैं बता रहा हूं भड़काना कैसे कहते हैं। मैं बता रहा हूं भड़काना कैसे कहते हैं। जब आप मंच पर खड़ा होकर बोलेंगे मिस्टर मोदी हम भारत के मुस्लिम मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे, कोई माई कलाल हमारी मस्जिदें नहीं छीन सकता, दरगाह कब्रिस्तान ईदगाह छीनने की तैयारी है, जब आप ये कहेंगे तो ये भड़काऊ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोई जाकर किसी मस्जिद के सामने खड़ा होकर नहीं कह रहा कि ये मस्जिद छीन रही है सरकार। तो जब आप कहेंगे कि मस्जिद दरगाह कब्रिस्तान ईदगाह छीना जा रहा है, बावजूद इसके कि वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और आप मंच पर खड़ा होकर कहेंगे तो ये उकसाऊ और भड़काने के परिभाषा में आएगा। शादाब चौहान, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुन लीजिए। हाँ। दूसरी बात, नहीं अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर मत जाइए शादाब, मैं कह रहा हूं ये भड़काना उकसाने के परिभाषा में आएगा कि नहीं, कि जो शब्द है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई लाइनें जाएंगी नहीं जाएंगी, ये कोर्ट का देखना काम है, मेरा आपका देखना काम नहीं है। राकेश जी इंटरप्शन ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इंटरप्शन नहीं कर रहा हूं सर,
मैं इंटरप्शन नहीं कर रहा हूं। शुरुआत में आपने 1.5 मिनट बोला, काउंटर होता है डिबेट में। बोलिए। जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने संविधान में दिए गए अनुच्छेद 25 की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 का प्रयोग किया है। अगर संविधान के अनुच्छेद 19 का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 25 की रक्षा की बात करना, और तो अगर ये अपराध है तो ये तो फिर आपको तय करना है। दूसरी चीज ये है कि हमें जो भी एतराज हमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से हैं, हमने रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है। अरे शादाब भाई, आप अपने ऐतराज को रखिए, लेकिन मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना। लेकिन आप अगर सड़क पर इस तरीके की बातें कहेंगे, या तो कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, फिर सड़क पर हमको जो मना है वो हम कर रहे हैं। सुन लीजिए, अगर भरोसा नहीं होता तो हम लोग अदालत को ना जाते, सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर सड़क पर ऐसी बातें क्यों? नहीं, सड़क पर फिर मस्जिद, दरगाह, ईदगाह छीनने की बात क्यों? 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले क्लॉज पर कोर्ट क्या कहता है, सुन लीजिए ना पहले। चला रहे हैं क्या पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करना गलत है? राम मंदिर के समय पर किसी ने क्या क्या कहा था कि अगर मंदिर के में फैसला नहीं आया तो अच्छा, नहीं क्या क्या कहा था? मतलब मस्जिद, दरगाह छीन जाएंगे, ईदगाह छीन जाएंगे, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जागरूक करने वाली भाषा है। शादाब, इतने मासूम ना आप है ना मैं हूं, ना इस देश की जनता है। देश की जनता समझ रही है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक भी असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। शाजिया ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मस्जिद, दरगाह, ईदगाह छिन जाएगा, मिस्टर मोदी हम मुसलमान मस्जिदें नहीं छीनेंगे, ये कह रहे हैं कि बड़ी सभ्य भाषा है, ये ना तो भड़काऊ है ना तो उकसाऊ है। बाकी हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। देखिए, ये भाषा जो है संवैधानिक जरूर होगी, इसमें कुछ किसी तरह का अपवाद या गाली गलौज नहीं होगा, लेकिन दरअसल ये मुसलमानों को बेवकूफ समझकर उनको और बेवकूफ बनाने के मंशे से इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जानबूझ के इस भावनात्मक उसको बनाया जा रहा है, इस ऐसे मौजू को जिसमें सब लोग जानते हैं कि दरअसल जिस काम के लिए जिससे फायदा मुसलमानों का होना है वो फायदा हो नहीं रहा है, और ओवैसी जैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं सारी जमीनों का। तो साफ बात है कि अपनी जमीनों को बचाने के, अपने वर्चस्व को खतरे में देखकर मुसलमानों को बरगलाने का, बहकाने का, बेवकूफ बनाने का और उकसाने का काम ओवैसी जी कर रहे हैं। आपको याद होगा सीए एनआरसी में यही किया, क्या क्या जज्बातों से खेला। तो इनको मुसलमानों के लिए कोई कद्र नहीं है। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि अब उनको लगता है, सच में मुझे लगता है ओवैसी और पार्टी को लगता है दिमाग में अपने कि मुसलमानों को तो खूब निचोड़ते हैं। खून निचोड़ो उनका वोट लो और झूठ बोलो। नहीं, ये बड़ी बात शाजिया कह रही है। शादाब शाजिया कह रही हैं, शादाब शाजिया कह रही हैं कि आप मुसलमानों को निचोड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि कोई वोट के लिए इंसान छीना नहीं जा रहा है, फिर भी झूठ बोला जा रहा है। तो जिस तरह की पार्टी वो है, विरोधी मुसलमानों में जहर डालने का काम कर रहे हैं, उनको इससे बाहर आना चाहिए। मालूम अत्याचार करेंगे। मैंने आपको शालीनता से सुना है। आप कितना मजाक उड़ाएंगे मुसलमानों का। शादाब नहीं है, चुप नहीं बैठेगा। आपका नाम शादाब नहीं है। मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। अरे आपका नाम शादाब नहीं है। बना रहे हैं सुबह शाम रात तक, चुप नहीं बैठेगा। अरे जवाब नहीं, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, क्यों आप चुप रहिए। आप चुप नहीं, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। शाजिया मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। शाजिया 30 सेकंड शादाब को सुनिए, बार बार इशारा कर रहे थे, फिर रिप्लाई करिएगा। शाजिया जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की। ये वो पार्टी है बीजेपी जिसके पास लोकसभा में एक सदस्य नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जिसका एक कैंडिडेट मुसलमान नहीं था। शाजिया जी अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। शाजिया जी प्लीज अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। इट्स नॉट फेयर। मैं भी आपको नहीं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट फेयर। सॉरी, इट्स नॉट फेयर। नहीं भागने नहीं दूंगी भैया। आप भाग रही हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप भाग रही हैं। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। आप में हिम्मत नहीं है सुनने की। आपको डर है कि नरेंद्र मोदी आपको पार्टी से निकाल देंगे। आपको डर है कि भाजपा के मुसलमान भी आपसे सवाल करेंगे। फिर भाजपा मुसलमानों को किसको समझती है? अरे आप हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचेंगे। आप एक मुस्लिम एमपी को टिकट नहीं देंगे, आप एक विधानसभा में टिकट नहीं देंगे। आप देशी बनेंगे? आप नहीं है देशी। आप मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, आप सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। आपका ये एजेंडा नहीं चलने वाला। आप
सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बना पाएंगे। आपके एजेंडे को खत्म करने के लिए आपके हर एक एजेंडे को खत्म करने के लिए शरारत में हम हैं। आपका कोई भी नफरत का एजेंडा भारत ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं आता हूँ। शाजिया और शादाब, मैं आ रहा हूँ। आप लोगों की आपसी बातचीत हो गई। शादाब कौन भड़का रहा है, कौन उकसा रहा है, देश की जनता देख रही है, सोच रही है, समझ रही है। और इस तो बोलने नहीं देते, ये तो इतना गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं। नहीं, शादाब प्लीज सर, प्लीज ये मोरल एजुकेशन की क्लास मुझे मत दिया करिए। आपसे डिबेट की शुरुआत की, उसके बावजूद आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो सर, आपकी पार्टी को विक्टिम कार्ड खेलने की पुरानी आदत है शादाब चौहान। आपसे डिबेट की शुरुआत की, पहला सवाल आपसे किया, सबसे ज्यादा समय अभी तक आपको मिला शाजिया से, और उसके बावजूद आप विक्टिम कार्ड के हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो सर, ये आपकी पुरानी आदत है, विक्टिम कार्ड आप खेलते रहिए। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। शादाब रुक जाइए, प्लीज शादाब रुक जाइए। शाजिया भी रुकिए। अब मैं आता हूं फराज किदवई आपके पास। सरकारी जमीन पर मस्जिद, नियमों के मुताबिक बुलडोजर चला, उसके बावजूद आपके सांसद करें कि कुचलने की साजिश है। तो आप भड़काऊ उकसाऊ वाली सियासत पर तो आपकी भी पार्टी है, यही एकमात्र सहारा है। देखिए राकेश जी, यहां पर तीन तरह की बातें हुई। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ, उसके बाद में भड़काऊ बयानों का जिक्र हुआ, और उसके बाद में जाहिर सी बात है मस्जिदों का, मदरसों का और मुसलमानों का जिक्र हुआ। तो तीनों चीज का मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में अभी आपने कहा कि वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र आया। तो निशिकांत दुबे जब बोलते हैं कि भारत में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, तो ये भड़काऊ बयान किसने दिया था, ये किस पार्टी के सांसद हैं? वही निशिकांत दुबे इनके सांसद बोलते हैं कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, ये कौन है? वही निशिकांत दुबे एसवाई कुरैशी के लिए बोलते हैं कि वो मुस्लिम आयुक्त थे, वो चुनाव आयुक्त नहीं थे। नीलेश राणे क्या बोलते हैं कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, और जो ये बयान देगा कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे उसको आप कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी ने तो संसद में क्या बोला था, वो तो कहिए कि चुनाव हार गए, वरना आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते, उनको इस बात का इनाम मिलता। केतकी सिंह ने क्या कहा था, इनकी जो उत्तर प्रदेश की मंत्री थी, कि मुसलमानों के लिए एक अलग वार्ड बना दिया जाए। शाजिया बहन अगर उत्तर प्रदेश में रह रही होती, शाजिया एक बार बोल लेने दीजिए। देखिए ऐसे बदतमीजी से मैं डिबेट नहीं करता। नहीं, मैंने रोक दिया। फराज भाई रोक दिया, बोलिए अपनी बात पूरी। ये बदतमीजी जो है ये मेरे साथ करने के लिए हूं ना फराज भाई, कौन कितनी देर बोलेगा मैं तय करने के लिए हूं। मैंने रोका शाजिया को, अपनी बात पूरी करिए। केतकी सिंह किस पार्टी से आती हैं जो बोलती है कि मुसलमानों के लिए एक अलग विंग बनेगी? शाजिया अगर उत्तर प्रदेश में होंगे तो क्या उनका अलग विंग में इलाज होगा? मतलब एक चुल्लू भर पानी लीजिए, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। अर्जुन सिंह जो इनके भाजपा, इनके क्या नाम है, इनके जो पूर्व सांसद है, उन्होंने क्या कहा था कि बिहार और झारखंड से हिंदू भाइयों को लाया जाएगा और एक दिन में मुर्शिदाबाद खाली करा देंगे। अब एक बात और सुन लीजिए, ये तो बात हो गई इनके बयानों की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। 21 मार्च 2025 की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कहा, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, वर्बेटिज्म अंग्रेजी में बताऊंगा, कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये क्यों बोल रहा है कि स्टेट पुलिस बायस्ड है? किस केस के लिए कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो बायस्ड है? और माननीय सुप्रीम, और कौन से जज ने कहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय खन्ना ने कहा था। विजय शाह आपके जो मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के? कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए, जो कि हमारे जो कि इस देश की बेटी थी, आतंकवादियों की बहन है वो कर्नल सूफिया कुरैशी। रवि कुमार क्या है? रवि कुमार आपके अच्छा, मैं आता हूं बीच में। अभी मेरा काउंटर है। शाजिया प्लीज उसके बारे में क्या बोलते हैं? नहीं फराज भाई, शाजिया आप रिप्लाई करिएगा। शाजिया प्लीज आप रिप्लाई करिएगा। फराज भाई करीब आपने 1.5 मिनट बोला। फराज भाई करीब आपने 1.5 मिनट बोला। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शाजिया एक मिनट। शाजिया एक मिनट बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपसे मौजूद जानना चाह रही थी भाई। नहीं, मैं इनसे दूसरा मौजूद जानना चाहता हूँ। शाजिया 1 मिनट समय दीजिए, मैं इनसे दूसरा मौजूद जानना चाहता हूँ। फराज भाई आप सपा में ही हैं, एमआईएम में जाने का प्लान तो नहीं है आपका? संविधान की बात करना, एमआईएम में आना। अरे रुक जाइए ना शादाब प्लीज। उनके सपा में था मैं आज से नहीं, जब से मैं उनके प्रवक्ता मत बनिए फराज भाई। सुनिए स्वागत है फराज भाई का। सुनिए सर, आपका किसी और चैनल में जाने का प्लान होगा, मगर मैं जब 10वीं में था तब से आदरणीय नेताजी का शिष्य हूं और मरते दम तक रहूंगा।
इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अरे मैं जवाब तो मिल गया बेफिक्र आपको, हूँ लेकिन आप और ये मेरे गारंटी करियर दीजिए की कि आप चिंता इसी आप मत चैनल में करिए। रहेंगे। मैं ये गारंटी पूछ रहा हूँ देता हूं फरहाद भाई, इसलिए कि मैंने सवाल आपसे वर्ग पर आप तो पूछा मेरे था। करियर की भी चिंता आप मत करिए। फरहाद भाई, मैंने आपसे सवाल वर्ग पर पूछा था, आपके सांसद पर राकेश पूछा भाई था, सुनिए। लेकिन उस पर आप एक शब्द नहीं बोले। 1.5 मिनट आपने लगाए सिर्फ ओवैसी को डिफेंड करने के लिए। तो मैं पूछ रहा हूं, चलिए मैं ओवैसी वाला सवाल आपसे ही पूछता हूं, शायद आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप शायद नए नए प्रवक्ता बन रहे होंगे या एमआईएम में पता नहीं आपके जाने की इच्छा नहीं है, या हो सकता है अंदर खाने में कोई गठबंधन की बातचीत चल रही होगी 27 के पहले। मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। देखिए मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब ले लिए। देखिए नहीं, मेरा सवाल जवाब ले लिए राकेश भाई। देखिए अंदर खाने जो गठबंधन निष्कांत है, दुबे और केतकी सिंह से ट्यूशन लेते हैं क्या, या प्रेरणा इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि उनकी आड़ में आपको जाकर छिपने की जरूरत महसूस हो रही है? अब ये तो देखिए, ये तो आप ओवैसी साहब से पूछिए, कल तक जो कि आपके हीरो थे। आप डिफेंड कर रहे थे फरहाद भाई। मैं तो ओवैसी साहब की पार्टी का प्रवक्ता हूं नहीं, अच्छा, लेकिन आप प्रवक्ता नहीं है, डिफेंड कर अरे मैं डिफेंड इस देश के लोकतंत्र को कर रहा हूं सर। मैं डिफेंड इस देश की जनता को कर रहा हूं। अरे सर, मैं डिफेंड इस देश के लोकतंत्र को कर रहा हूं। पार्टी ने भेजा है अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। फरहाद भाई, पार्टी का काम कर लीजिए, अपने सांसद को डिफेंड कर लीजिए, ओवैसी को डिफेंड करने के लिए शादाब है यहां पर। मुझे राकेश भाई, मुझे पता। अब सुनिए, अब इसका जवाब सुन लिए राकेश भाई। आपको टाइम्स नाउ चैनल ने यहां पर एक निष्पक्ष डिबेट कराने के लिए भेजा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। मैं आपको घुमा फिरा कर आपके सांसद पर लाया तो आप मुझे पत्रकारिता सिखाने लगे। जब आप टैगिंग करेंगे तो मैं भी मैं कौन सी टैगिंग? राकेश भाई, जब आप टैगिंग करेंगे तो मैं भी करूंगा। मैं तो फरहाद भाई, मैंने आपसे आपके सांसद वर्ग पर सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी से संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग, उनको लेकर सवाल पूछा, आप ओवैसी को डिफेंड करने लगे। लेकिन मिर्ची और मैं ये पूछ रहा हूं तो आप मुझे निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं। राकेश भाई, मिर्ची आपको लग गई। नहीं, मुझे कोई मिर्ची नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी को राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी जब एक्सपोज होती है आपको मिर्ची लगने लगती है। अब इसके लिए भाई बधाई हो आपको। बीजेपी आप मौजूद भूल गए और आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह झूठ बोला जा रहा है। हाँ। और आप खुद जानते हैं कि सीएके में आपने किस तरह से जहर भाई, ठीक है, शादिया फैज को एक बार बोले नहीं दीजिए, फिर आप काउंटर करिए। आपने मुसलमानों को झूठ बोला था। आप जिस तरह से झूठ बोलते हैं मुसलमानों को, 2-3 मिनट लगा दिए फरहाद किदवई ने, लेकिन अपने सांसद पर नहीं बोले। और जब मैं फिर उनको घुमा फिरा कर उनके सांसद पर लेकर आ रहा हूं तो मुझे निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि सांसद वर्ग ने जो कुछ उस लेटर में फेसबुक पर पोस्ट में कहा है वो गलत कहा है। सरकारी जमीन पर रजाए मुस्तफा मस्जिद थी, बुलडोजर चलना था, नियमों के हिसाब से सो चला। फैज खान, उसका जवाब दे दीजिए, जवाब मिलेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राकेश पांडे भैया, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मोदी जी लगातार चीजों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी और बर्क जैसे लोग चीजों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बर्क ने जो लेटर लिखा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कि मुसलमानों की जमीनें तोड़ी और मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे ढहाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उनका आरोप निराधार है, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनका नाम लेने से बच रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, जब कार्रवाई होती है और धर्म स्थलों को यदि वो ठीक ठाक हैं और विकास के रास्ते में बाधा आ रही है तो उनको शिफ्ट किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। मंदिरों को भी शिफ्ट किया जाता है, मस्जिदों को भी, गुरुद्वारों को भी। लेकिन ये लोग लगातार मुसलमानों को भड़काने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए लगातार उन्हें भड़काते रहते हैं, शिक्षा में रखे रहते हैं। लेकिन सत्य ये है कि इनकी ये राजनीति अब नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया। असदुद्दीन ओवैसी को 7 प्रतिनिधि मंडल के अंतर्गत एक प्रतिनिधि मंडल में भेजा, भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा। लेकिन क्षमा चाहूंगा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, जो बात है ना, वो बात इन पे लागू होती है, ओवैसी
पे अरे भी और बर्क पे भी, और दोनों ही फिर से अपनी उस राजनीति पे वापस आ गए। मुसलमानों को भड़काओ, देश में दंगे कराओ। और मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जनता पार्टी से एक पैकेट मिल गया, उसके बाद में आप आकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कथा करने लगे। अच्छा फराज, एक मिनट, फैज खान जरा 30 सेकंड समय दीजिए। फैज भाई 30 सेकंड समय दीजिए। फैज भाई 30 सेकंड समय दीजिए। 30 सेकंड पॉज करिए। 30 सेकंड। फराज किद भाई, आप मुझे टैगिंग देने पर आए, फैज खान बोलने लगे तो उनको पैकेट मिला, ये आप करने आए। सर आपको पैकेट कहां से मिल रहा है? आप एमआईएम का पक्ष ले रहे थे तो आपको वहां से पैकेट मिला था क्या? तब आप पक्ष किसी का ले तो आप लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं। आप लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं, मत किया करिए भाई इस तरीके की बात। ये कौन शादाब आ रहा हूं, इसके बाद रुक जाइए। शादाब आ रहा हूं, रुक जाइए, गलत एक मिनट फैक्ट दे दीजिए। रहे हैं, इसलिए मैं इंटरवेंशन कर रहा हूं। अरे तो सर मैं आपसे सही फैक्ट पर पूछता हूं फराज किद भाई, आपसे पूछ रहा हूं कि संभल में रजाए मुस्तफा नाम की मस्जिद पर बुलडोजर चला, नियमों के हिसाब से बुलडोजर चला, नोटिस देकर बुलडोजर चला, तो फिर ये मुसलमानों को कुचला कैसे जा रहा है? एक मिनट रुक जाइए। आपके चैनल का इस्तेमाल करके ये आपके दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। फराज भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये AIMIM और समाजवादी पार्टी मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण किया है। समाजवादी पार्टी शराब एक मिनट दीजिए, शराब एक मिनट दीजिए आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए आ रहा हूं। अतीक अहमद को ये लोग टिकट देते हैं, ये लोग मुख्तार अंसारी को टिकट देते हैं, आजम खान जैसे अवैध कब्जा वाले को, राम भक्तों पर ये लोग गोली चलाते हैं, राम के अस्तित्व पर, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। समाजवादी पार्टी ने जितनी गुंडाई की है, वो अतीक का बेटा क्या कहता है, बात करके आए वो अखिलेश भैया से, जब तक वो एसपी से बदला नहीं लूंगा उसका ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। अरे गुंडे बदमाशों कुछ तो समझ जाओ, देश विरोधी लोगों से पैकेट लेते हो। 30 सेकंड फराज किद भाई, उसके बाद शादाब आ जाऊंगा। 30 सेकंड फराज किद भाई, मैं फिर अपना पहला सवाल दोहराता हूं, जो बातें फैज खान ने कही आपको जो कहना होगा जवाब दीजिएगा। संभल में रजाए मुस्तफा पर नियमों के तहत नोटिस देकर बुलडोजर चला, इससे मुसलमान कुचले कैसे जा रहे हैं? सर मुझे समझाइए। मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि खाली मस्जिदों को ही नोटिस दी जा रही है। मैंने आपकी पिछली डिबेट में कहा था, आज भी बोल रहा हूं, आप एक काम करिए, अपनी टीम लेकर के लखनऊ आ जाइए, मैं आपको कितनी इबादत गाहें दिखा दूंगा जो बीच रोड पर बनी हुई है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो सिलेक्टिव, ये जो काशी में कॉरिडोर बना, तमाम फैज भाई प्लीज 30 सेकंड मैंने फराज किद भाई को समय दिया था। फैज भाई प्लीज मैंने 30 सेकंड फराज किद भाई को दिया था, उनको बोलने दीजिए प्लीज, उनकी बात आने दीजिए। बोलिए फराज किद भाई। मैं राकेश भाई सिंपल एक बात बोल रहा हूं कि सरकार को देश की और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। तरक्की के बीच में अगर कोई भी इबादत गाह आ रही है तो उसको कानूनी तौर से उसको हटाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि खाली मस्जिदें ही बीच में आ रही हैं। आप अपना कैमरा लेकर के लखनऊ आइए और मैं आपको घुमा देता हूं खाली लखनऊ शहर में कितनी इबादत गाहें ऐसी हैं जो बीच सड़क पर बनी हुई हैं, घनी आबादी में बनी हुई हैं। फिर मैं बोलूंगा कि अगर हिम्मत हो। फराज भाई अब सुनिए। नहीं सर, मैं आप ही के पास हूं, सर आप ही के पास हूं, रुक जाइए सर। मैं तीसरी बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं और अब की काउंटर ऑन करके पूछ रहा हूं। 30 सेकंड में मुझे समझाइए कि ये सरकारी जमीन पर मस्जिद थी, नोटिस देकर बुलडोजर चला, नियमों के तहत चला, तो ये मुसलमान कुचले कैसे जा रहे हैं? मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने सांसद पर नहीं बोल पा रहे हैं, या तो बोल दीजिए कि सांसद ने गलत बोला। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं कि हमारे सांसद जो बोल रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों के साथ, इस प्रदेश के मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसमें मैं आगे बढ़ करके बोल रहा हूं कि ना सिर्फ मुसलमानों के साथ, सुनिए, देश के पिछड़ों के साथ, इस देश के दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज इस देश का पिछड़ा, आज इस देश का पिछड़ा के ऊपर पेशाब करके उसका शुद्धिकरण, उसको पीटा जा रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, संभल में रजाए मुस्तफा, संभल में रजाए मुस्तफा मस्जिद पर बुलडोजर चला, मुसलमान कैसे कुचले गए? आपके सांसद ने कहा है, दोबारा मत कहिएगा, मैं समय नहीं देता हूं, देश देख रहा है आपको मैं कितना समय दे रहा हूं। फैज खान रुक जाइए, फैज खान प्लीज बीते नहीं, सिर्फ फराज किद भाई और मेरी आवाज होने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आपके दर्शकों को गलत मैसेज दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। सर ये सही मैसेज के लिए काउंटर ऑन करके फराज किद भाई, संभल रजाए मुस्तफा और उस पर बर्क ने जो कुछ कहा उस पर बोलिए।
कैसे उसको डिफेंड करेंगे? मैं तो बोल रहा हूं बर्क साहब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अच्छा? उन्होंने अधूरा बोला। अच्छा। पूरा ये बोलना चाहिए था कि इस देश के मुसलमानों के अलावा दलितों और पिछड़ों के साथ भी बराबर अत्याचार हो रहा है। इस देश के पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है। इस देश का ओबीसी इस देश के ओबीसी की शिक्षा काटी जा रही है। इस देश के दलित को जौनपुर में इसलिए पेशाब पिलाया जाता है, उसकी पीट करके हत्या कर दी जाती है। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए फराज किद भाई, इटावा में जो कुछ हुआ कल उस पर हमने डिबेट किया था, कार्यक्रम किया था, और कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। किसी को अधिकार नहीं है किसी के साथ बदसलूकी करने का। और कल उस पर हमने कार्यक्रम किया था, लेकिन देश भी देख रहा है कि करीब करीब 2 मिनट और 2 मिनट के बाद जो निचोड़ निकला है फराज किद भाई की बात का, वो निचोड़ ये है, रुक जाइए फराज किद भाई, वो निचोड़ ये है कि सरकारी जमीन पर मस्जिद कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो एक खास धर्म की है। फराज किद भाई ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है। अब शादाब आप बोलिए जो बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल। देखिए, 2 पॉइंट्स तो मेरे शाजिया जी से हैं कि 2009 में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें ये कहा गया था कि वक्फ की जमीनों जो जिस पे सरकार ने कब्जा किया उनको मुक्त कराया जाएगा। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो था 2009 का। 2013 में जब कानून लाया गया वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें इन्होंने समर्थन किया था। तो 2009 में मैनिफेस्टो में कोई ऐसी चीज नहीं थी। आपसे ये सवाल है शादाब, नहीं शादाब, आप बताइए क्यों आप यहाँ पे बदमाशी और गुंडागर्दी हो रही है और मुसलमानों को। अच्छा मैं सिंपल कर देता हूँ, 30 सेकंड शादाब आप बोल लीजिए, फिर 30 सेकंड शादाब आप बोल लीजिएगा, काउंटर कर दीजिएगा। 30 सेकंड का समय दीजिए। अब नहीं, हाल ये हो चुका है एक तरफ तो शाजिया 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड के बाद मैं तुरंत आ रहा हूँ, मैं घड़ी देख रहा हूँ। 30 सेकंड के बाद आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज 30 सेकंड मुसलमानों के खिलाफ क्यों इतने हैं? शाजिया 30 सेकंड शादाब को बोलने, उसके लिए तालीम का काम नहीं होगा। अभी सिर्फ शादाब की आवाज होने जा रही है, सिर्फ शादाब को बोलने दीजिए, फिर 30 सेकंड बाद शाजिया आ रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के लोग जो है जब सच सुनते हैं वो शाब्दिक आतंकवाद पे आ जाते हैं। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। प्लीज अपनी बात रखिए, फिर 30 सेकंड आपके खत्म हो जाएंगे। मैं रख रहा हूं। हमारा कंसर्न ये है कि वो पार्टी मुसलमानों की बात कर रही है जिसने एक विधायक, जिसका उत्तर प्रदेश में नहीं, एक टिकट नहीं देती है, लोकसभा में एक सदस्य नहीं है, और मुसलमानों की जमीन पे कब्जा करने के लिए आप कह रहे हैं मजबूत कर रहे हैं, आप वक्फ को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो जो पहले जो उसमें डिलिमिटेशन को खत्म कर दिया, वक्फ बाय यूजर को आपके के जरिए मस्जिदों को टारगेट करना चाह रहे हैं, सेक्शन 3C 3D से कमजोर करना चाह रहे हैं। और आपके 30 सेकंड हो गए, आपके 30 सेकंड हो गए। शाजिया अपनी बात रखिए, आपके 30 सेकंड हो गए। शाजिया 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए। सिर्फ शाजिया की आवाज होने आ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा इनको। ये जो बैठे हैं ना बड़े मुसलमानों के हिमायती जो फर्जी हिमायती है, इनसे पूछिए कितने हॉस्पिटल खोले हैं इन्होंने, कितने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं, कितने कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है, नाम तो बताइए। कितने मुसलमान बच्चों के लिए इन्होंने इंजीनियरिंग या डेंटल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है या मेडिकल कॉलेज खोला है। अब बताइए कितने बेवाओं का घर बसाया है, कितनी गरीब नहीं, ये बातें शादियां होती आई हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम इसलिए था और ये डिबेट इसलिए थी कि शादाब डिफेंड कर पाए कि ये उकसाने वाले शब्द नहीं है कि मिस्टर मोदी हम मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे, कोई माई का लाल छीन नहीं सकता, दरगाह कब्रिस्तान ईदगाह छीनने की तैयारी है। इसको डिफेंड करना था शादाब, आप नहीं डिफेंड कर पाए। और फराज किद भाई आप तो बर्क पर बोल ही नहीं पाए, और जब बोला तो कह रहे, आपने ये कह दिया कि वो सही कह रहे हैं, मतलब सरकारी जमीन पर भी चाहिए स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके हिसाब से आपके वोट बैंक वाले वोट बैंक की प्रॉपर्टी है वो, इसलिए आपको चाहिए सरकारी जमीन, जहां मना है वहीं चाहिए। The biggest news break of the day, exclusive that set the primetime agenda.